नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के ख़ास सालाना एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और हमारा ये ख़ास कार्यक्रम है संसद के बारे में। आमतौर पर धारणा ये है कि जब संसद के सत्र होते हैं तो उन्हीं दिनों में संसद कामकाज करती है। आप इसका ये अर्थ भी लगा सकते हैं कि साल की शुरुआत में बजट, मध्य में मानसून और ठंड के दिनों में शीतकालीन सत्रों के जरिए संसद के भीतर देश हित में चर्चाएं होती हैं और आने वाले दिनों की बुनियाद रखी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सत्रों के अलावा साल भर हमारी संसद काम करती है और इसमें मदद करता है समितियों का एक बड़ा जाल, उसके एक्सपर्ट सदस्य। अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे कि हमारी संसद ने साल 2017 में क्या और किस तरह काम किया। बीता साल संसद के काम के संदर्भ में कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। 93 साल पुरानी परंपरा खत्म कर रेलवे बजट को मुख्य बजट का हिस्सा बनाया गया। अनेक अप्रासंगिक कानूनों की विदाई हुई। जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधारवादी कदम उठाए गए। राज्यसभा की सदस्यता को लेकर सिर्फ 3 महीने में सभापति का फैसला आया और अनेक राष्ट्रीय मसलों पर पक्ष प्रतिपक्ष की एकता नजर आई। हालांकि सदन में अवरोध ने भी कामकाज में बाधा पहुंचाई, पर उसे सुलझा लिया गया। इन सारे पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे। पहले देखते हैं साल भर का सार। साल 2017 में संसद की कार्रवाई में अवरोध, देरी और राष्ट्रीय मसलों पर कम चर्चा देखने को मिली, लेकिन इस दौरान कई बड़े विधेयक भी पारित हुए। आगे की दिशा में बढ़ने वाला एक कदम साबित हो सकता है। मौजूदा शीतकालीन सत्र में पहले कुछ दिनों तक गतिरोध रहा। इससे दोनों सदनों की कार्रवाई बार-बार स्थगित करनी पड़ी। The House stands adjourned to meet again at 2 o'clock. The House is adjourned to meet at 12 o'clock. साल के आखिरी दिनों में ये गतिरोध टूटा और दोनों सदनों ने कई अहम विधेयक पारित किए। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। इस साल संसद 57 दिनों के लिए चली, जो वर्ष 2000 से सालाना औसत 70 दिन से कम है। इससे पहले साल 2008 में संसद में 46 दिन कामकाज हुआ था। बजट सत्र के दौरान लोकसभा ने नियत समय का 108% उपयोग किया, वहीं राज्यसभा ने अपने समय का 86% उपयोग किया। मॉनसून सत्र में लोकसभा 67%, तो राज्यसभा 72% समय का ही उपयोग कर पाई। शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में ये आंकड़ा और गिरा। लोकसभा 50 और राज्यसभा 36% समय का ही उपयोग कर पाई। पिछले कुछ साल से कार्रवाई में अवरोध सामान्य बात हो गई है। हालांकि साल 2017 कई मायनों में अलग रहा। बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में शानदार कामकाज हुआ। मानसून सत्र के दौरान कई अहम बिलों को मंजूरी मिली और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस साल 34% सरकारी खर्च पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। ये आंकड़ा पिछले 1 दशक में संसद में खर्च पर हुई चर्चा के लिहाज से सबसे अधिक है। इस साल से बजट प्रक्रिया में 3 बड़े बदलाव दिखे। बजट फरवरी की पहली तारीख को पेश किया गया, जबकि आमतौर पर इसे महीने के आखिरी दिन पेश किया जाता था। रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। इस तरह रेल बजट अलग से पेश करने की 93 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई। इसके साथ ही बजट से योजनागत और गैर योजनागत खर्च का वर्गीकरण खत्म कर दिया गया। साल 2017 में सरकार कई अहम बिलों को संसद से मंजूरी दिलाने में सफल रही। I rise to move that the following bills: 1. The Central Goods and Services Tax Bill 2017. इनमें सबसे अहम विधेयक वस्तु और सेवा कर से जुड़ा रहा। दूसरे बड़े विधेयकों में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2015, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट विधेयक 2013,
टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज विधेयक 2016, द बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक 2017, कंपनी संशोधन विधेयक 2016, भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017। संसद ने बजट सत्र के दौरान मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी। शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने ऐतिहासिक मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया। We all are with you in this matter. सिर्फ 4 क्लॉज का कानून है, सिर्फ 4 क्लॉज। इसमें एक साथ 3 तलाक को अपराध बनाया गया है। हालांकि संसद में सरकार के लिए सब कुछ आसान नहीं था। राज्यसभा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक पर चर्चा के बाद विपक्ष अहम प्रावधान में संशोधन पास कराने में कामयाब रहा। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में कई अहम मुद्दों पर बहस हुई। इसमें चुनाव सुधार, लीचिंग और भीड़ की हिंसा के अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल शामिल हैं। साथ ही सतत विकास के लक्ष्य, कृषि क्षेत्र की समस्या और बाढ़ पर भी सदन में विस्तार से विचार किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। एक विराट देश में दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र में एक समान फैसला लेना कोई आसान काम नहीं है, खास तौर पर जबकि भारतीय समाज में इतनी विविध परंपराएं, सोच और रीति रिवाज हो, सब कुछ अलग अलग। फिर भी एक चमत्कार इस साल हुआ। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार देश ने देखा। न केवल देखा बल्कि उसे अमल में लाने का जज्बा भी नजर आया। एक नज़र जीएसटी यानी समान वस्तु और सेवा कर के सफर पर। एक जुलाई को आधी रात से देश में ये कानून लागू करना तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए भावुक पल था। बारह साल तक अनेक उतार चढ़ाव के बाद जीएसटी लागू करने का अवसर आया। इस अवधि में 3 वित्त मंत्रियों ने संसद की मंजूरी हासिल करने के गंभीर प्रयास किए। I had the privilege of giving assent to the Constitution 101st Amendment Act. Friends, after the amendment of the Constitution, the GST Council has been constituted as per the provisions of Article 279A of the Constitution. The Council, which is responsible for making all recommendations of the Union of States in respect of GST, such as model laws, rates, exemptions, is unique in our Constitution. It is a joint forum of the center and the states, where neither the center nor the states can, without the support of the other, take any decision. अगस्त 2016 में संसद से पारित होने के बाद भी जीएसटी लागू करने की राह आसान नहीं थी। इसके लिए 4 और कानूनों को संसद की मंजूरी चाहिए थी। जीएसटी परिषद में इस पर लंबी बहस हुई। 5 अप्रैल 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में इन 4 विधेयकों को पेश किया। लोकसभा पहले ही इन विधेयकों को अपनी मंजूरी दे चुकी थी। जीएसटी के 4 बिल। कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा ने विपक्ष की तरफ से चर्चा शुरू की। उनकी आशंका थी कि जीएसटी की कई दरें होने के कारण जीएसटी सरल टैक्स साबित नहीं होगा। अभी देश में जीएसटी की 4 दरें हैं, 5, 12, 18 और 28%। लेकिन भविष्य में इन्हें जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा किया जा सकता है या दरों को बदला जा सकता है।
तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने कांग्रेस और बीजेपी को 17 साल की देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। तत्कालीन माकपा सांसद सीताराम येचुरी ने संसद से बाहर की संस्था जीएसटी परिषद के जरिए निर्णय कराधान से जुड़े फैसले लेने पर गंभीर चिंता जताई। I have my doubts. It is because of the multiple GST rates as have been proposed. While agreeing that it's a complex process, particularly when you seek to bring all the states on board, but the GST slabs of 5%, 12%, 18% and 28% do not make it an ideal GST. There is no clarity. When I was looking back for the last 17 years, it's actually GST is go, slow, and there's a T. Now I'll tell you what I mean by GS. Go means when you're in government, you go for it. But when you're in opposition, then you slow it down. So that's the go and the slow. We've been seeing this with our two parties. चर्चा में सभी बड़े दलों के सांसद शामिल थे। वित्त मंत्री और राज्यसभा के नेता अरुण जेटली ने विपक्ष की शंकाओं के समाधान की कोशिश की। Now we have a situation that you will have a Goods and Services Tax Council. It will comprise of 29 finance ministers of the states, the union finance minister, the MOS from the center, 2 finance ministers from 2 union territories with legislature, Delhi and Puducherry, 32 legislative bodies represented there. They will have the power to make a recommendation. The plenary power remains with Parliament and the state legislation. But then what you decide in the council, of course we can always ask the council to reconsider it, but what you decide in the council becomes a federal arrangement between the center and the states and between the states and the states themselves. And once 32 of these bodies come to a particular decision, whether it's with regard to rates or it's with regard to the draft legislations, today we are at a stage where the draft legislations have been prepared by these 32 representatives. You have 4 of these legislations, the CGST law, the UTGST law, the IGST law and the compensation law, which has to be approved by the central legislature. And you have a mirror image SGST law, which is a mirror image of the CGST law, which has to be approved by 31 legislative bodies in the states. 5 और 6 अप्रैल को 2 बैठकों में चर्चा के बाद राज्यसभा ने जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी। Bill 2017 was passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor please say aye. Those against please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन और माकपा सांसद तपन सेन के संशोधन प्रस्ताव मत विभाजन के दौरान मंजूर नहीं हुए। राज्यसभा ने इन चारों विधेयकों को बिना संशोधन लोकसभा को वापस भेज दिया। अप्रैल में इन विधेयकों को संसद की मंजूरी मिलने के बाद 21 जून 2017 तक देश के 28 राज्यों और 2 संघीय क्षेत्रों दिल्ली और पुडुचेरी अपने अपने राज्यों के जीएसटी कानूनों को मंजूरी दे चुके थे। मंजूर कानून संसद द्वारा 6 अप्रैल को पारित कानून की प्रतिलिपि थे। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहले ही 13 अप्रैल को अपनी मंजूरी दे चुके थे। 30 जून की आधी रात संसद के विशेष सत्र के जरिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में समान वस्तु और सेवा कर लागू कर दिया गया। गरीबों का उद्धार, तेज विकास, जीएसटी से। जीएसटी लागू होने के 1 सप्ताह के भीतर ही जम्मू कश्मीर विधानसभा ने भी अपनी मंजूरी दे दी। कृष्णानंद त्रिपाठी, राज्यसभा टीवी।
क्या आप जानते हैं कि संसद के काम में सहायता के लिए 24 स्थायी समितियां हैं। ये समितियां अलग अलग विषयों पर देश के काम आने वाले मुद्दों पर काम करती हैं, राज्यों में दौरा करके समाज के सभी वर्गों से उनकी राय हासिल करती हैं और अपनी रिपोर्ट देती हैं। इन समितियों में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है और जाहिर है समितियों की रिपोर्ट पर सरकार कार्रवाई करती है। साल भर में इन समितियों की 181 रिपोर्टें सदन में पेश की गईं। देखिए संसद का वो रूप जो कम लोग ही जानते हैं। स्थायी समितियां, या जिन्हें अपने पॉपुलर नाम स्टैंडिंग कमेटीज के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत हुई सन 1989 में, जब ये महसूस किया गया कि देश की व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए और चुनी हुई सरकारों के कामकाज पर संसद के दोनों सदनों की पैनी नजर रखी होनी चाहिए। और फिर इजाद हुआ स्टैंडिंग कमेटीज वाली व्यवस्था का। इसके तहत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग अलग अलग स्थायी समितियों में बांट दिए गए। सन 1989 से शुरू हुआ सिलसिला और सन 1904 आते आते टोटल स्टैंडिंग कमेटीज की संख्या हो गई 24। आज भी 24 स्थायी समितियां अपना काम कर रही हैं। बीते 12 महीनों के दौरान इन 24 स्थायी समितियों ने करीब 181 रिपोर्ट दोनों सदनों के पटल पर रखी है, जिनमें ATRs यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो सन 2017 के दौरान राज्यसभा वाली 8 स्थायी समितियों ने जितना कामकाज किया, उसके तहत राज्यसभा के अधीन स्थायी समितियों में परिवहन और पर्यटन मंत्रालय की 13 रिपोर्ट आई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वाणिज्य और मानव संसाधन की 8 रिपोर्ट आई, कानून और जस्टिस की 7, गृह मंत्रालयों के मामलों की 6, उद्योग की 4 और स्वास्थ्य मंत्रालय की 3 स्थायी समिति की रिपोर्ट आई। इन स्थायी समितियों की रिपोर्ट्स में कई चर्चा में रहीं, पर गौर फरमाने वाली रिपोर्ट थी साइंस और टेक्नोलॉजी की स्थायी समिति की रिपोर्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से संबंधित। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि अब समय आ गया है कि देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले बीजों की व्यवस्था और इसके हर पहलू की देखरेख करने के लिए एक अलग रेगुलेटर की आवश्यकता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री वाली स्थायी समिति की रिपोर्ट में एक्सपोर्टर्स को GST के बाद आई जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसके समाधान के लिए और सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर एक विस्तृत ब्यौरा था। Standing committees play a very important role in the functioning of the parliament. One should agree, or by way of experience, that after the introduction of the standing committees only, I think it's so-called as a mini parliament. So those who don't get an opportunity to participate in the House or in some views, they will have an opportunity to express their views and discuss in the standing committee. And some bills, all the bills cannot be discussed elaborately in the House, and those will be discussed, the two contentious bills will be discussed in depth in the standing committee, and those who are interested, some stakeholders, who don't have any access to come into the parliament and give their views, can appear before the standing committee, which is a very big opportunity. Because everyone who has a role to play with that bill or connected with that will have a view. वाणिज्य मंत्रालय की एक और स्थायी समिति की रिपोर्ट आई जो चर्चा में रही, वो थी स्पाइसेस बोर्ड के बारे में, और रिकमेंड किया गया कि भारतीयों के चहेते मसालों के निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है और इस पर सरकार को आगे काम करना चाहिए। स्थायी समिति की बैठकें सीक्रेट होती हैं तब तक जब तक कि उनकी फाइनल रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश नहीं होती। अगर वही सब विषय जो स्थायी समितियों के सुपुर्द होते हैं संसद में डिस्कस हों तो केवल और केवल पक्ष और विपक्ष के संसद सदस्यों के बीच ही होती है, और वो भी पार्लियामेंट के सत्र के दौरान। पर स्थायी समितियां अपनी मीटिंग्स के दौरान किसी भी अफसर या एक्सपर्ट को तलब कर सकती हैं अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करने के पहले। 2017 में लोकसभा की 16 स्थायी समितियों ने अपने विषयों से संबंधित मुद्दों पर करीब 124 रिपोर्ट्स संसद के पटल पर रखी। उसी तरह लोकसभा की स्थायी समितियों में रक्षा मंत्रालय की 13,
रसायन और उर्वरक मंत्रालयों से 12, सामाजिक न्याय से भी 12, कृषि मंत्रालय की 11 रिपोर्ट आई। इसके अलावा करीब 8 रिपोर्ट आई कोयला और स्टील मंत्रालय की, आईटी, ग्रामीण और शहरी विकास से संबंधित मंत्रालयों की, ऊर्जा, श्रम मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय की 7 रिपोर्ट आई। इसके अलावा वित्त मंत्रालय की 6, खाद्य और रेल मंत्रालय की 5 रिपोर्ट्स आई, विदेशों मामलों से संबंधित 4 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 3 रिपोर्ट आई। रक्षा मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति की 13 रिपोर्ट्स आई, जिनमें एक खास रिपोर्ट थी हमारे देश के पूर्व सैनिकों के बारे में। रक्षा मंत्रालय की इस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व सैनिकों के बेहतर रखरखाव के लिए जरूरी है डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट यानी डीजीआर को तुरंत रिस्ट्रक्चर किया जाए और पूर्व सैनिकों के हित में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उन्हें सरकारी मान्यता दी जाए। जो संसद की ये अस्थाई समितियां हैं, इनमें सभी पार्टी के लोग रहते हैं, इसलिए इसका कोई पार्टी स्वरूप नहीं है और वहाँ खुल के चर्चा होती है। तीसरी बात, जो साक्ष्य के लिए सरकार के जो डिपार्टमेंट के जो अफसर आते हैं वो अपनी बात रखते हैं और सदस्य उनसे सब प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर वो देते हैं प्रत्यक्ष, और फिर इसके आधार पर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं जो संसद में प्रस्तुत करते हैं, उस पर आगे सरकार कार्रवाई करती है। इसके संबंध में वहाँ खुल करके चर्चा होती है और चर्चा होने से ये होता है कि जहाँ कहीं भी कमी है या किसी तरह की त्रुटि है तो सामने आ जाती है और सामने आने पर उस पर गंभीरता से सरकार विचार करने के लिए तैयार होती है। स्थायी समितियों के कामकाज की बुनियाद टिकी होती है देश की जनतांत्रिक प्रणाली की वो हिस्सेदारी की जिसके तहत संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा सरकार पर एक सुपर विजिलेंस कमीशन की तरह नजर रखते हैं। विनीत दीक्षित, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दरअसल हमारी संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। इस साल देश को नए शिखर पुरुष मिले, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और राज्यसभा टीवी ने इन चुनावों को आप तक सीधे पहुंचाया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू चुने गए। इसके अलावा दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को नए महासचिव भी मिले। राज्यसभा के नए महासचिव श्री देश दीपक वर्मा और लोकसभा की महासचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव चुनी गईं। देखिए इन चुनावों पर खास जानकारी। संसद भवन परिसर में हुई मतगणना में 20 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी उम्मीदवार मीरा कुमार को 3,34,730 वोटों से पराजित किया। चुनाव में 99% मतदान हुआ। लोकसभा के तत्कालीन महासचिव अनूप मिश्र राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी थे। रामनाथ कोविंद 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर देहात में जन्मे और सिविल सेवा में चुने जाने के बावजूद उन्होंने सार्वजनिक जीवन को अपनाया। राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने से पहले वो 8 अगस्त 2015 से बिहार के राज्यपाल थे। श्री कोविंद 1994 से 2000 और फिर 2000 से 2006 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 25 जुलाई 2017 को भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
बाद में 14 अगस्त 2017 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने 2022 तक नए भारत के नए संकल्प पर फोकस किया। प्यारे देशवासियों, सन 2022 में हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे करेगा। तब तक न्यू इंडिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो हम सबके लिए इसका क्या अर्थ होता है? कुछ तो बड़े ही स्पष्ट मापदंड हैं, जैसे हर परिवार के लिए घर, मांग के मुताबिक बिजली, बेहतर सड़कें और संचार के माध्यम, आधुनिक रेल नेटवर्क, तेज और सतत विकास। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। यह भी जरूरी है कि न्यू इंडिया हमारे डीएनए में रचे बसे समग्र मानवतावादी मूल्यों को समाहित करे। ये मानवीय मूल्य हमारे देश की संस्कृति की पहचान है। यह न्यू इंडिया एक ऐसा समाज होना चाहिए जो भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने के साथ साथ संवेदनशील भी हो। एक ऐसा संवेदनशील समाज जहां पारंपरिक रूप से वंचित लोग, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों या पिछड़े वर्ग के हों, देश के समग्र प्रक्रिया में सहभागी बने। 5 अगस्त 2017 को संसद परिसर में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू ने बड़े अंतर से विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित किया। इस चुनाव में 771 वोट पड़े, जिसमें से 516 वेंकैया नायडू और 244 वोट गोपाल कृष्ण गांधी को मिले। 11 अगस्त 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं एम वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि देश के अग्रणी नेताओं में शुमार वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। कई भाषाओं में भाषण देने के अद्भुत हुनर के अलावा उनकी संगठन क्षमता बेजोड़ है। लंबे राजनीतिक जीवन में श्री नायडू विधायक से लेकर सांसद और मंत्री रहने के दौरान हमेशा ग्रामीण भारत और किसानों के ज्वलंत सवालों के प्रति मुखर रहे। 19 साल संसद के उच्च सदन का सदस्य रहे वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में शानदार काम किया। ग्रामीण भारत का नक्शा बदलने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनकी ही देन है। उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने से पहले वो केंद्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री थे। 11 अगस्त 2017 को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में सदन ने उनका भव्य स्वागत किया। For the success of an individual, institution or a nation, time management is very crucial. We don't have the luxury of time. We need to make up for the lost opportunities over the last 7 decades. If our country were to realize its potential, full potential, given its huge stock of human and natural resources and other advantages, we have a great human resource and a great intellect and a great culture and heritage bestowed upon us by our forefathers. This august house meets for much less than 100 days per year. Should the honorable members not make the best use of this available time in furtherance of the cause of our country and the people? श्रीमान वेंकैया जी ये ऐसे पहले उपराष्ट्रपति बने हैं, मैं समझता हूं शायद वो अकेले ऐसे हैं जो इतने सालों तक इसी परिसर में इन्हीं सबके बीच में पले हैं, बड़े हैं। शायद ही देश को पहले ऐसे उपराष्ट्रपति मिले हैं जो इस सदन की हर बारीकी से परिचित हैं। आप इस सदन के लिए नए नहीं, आपने एमपी के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी, विशेष रूप से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब थे तब भी प्यार से भी लड़ते भी रहे, हम झगड़ते भी रहे,
लेकिन सदन से बाहर जब जाते थे तो फिर हम एग्रीमेंट भी करते थे सदन को अच्छी तरह से चलाने के लिए। In introducing to the House the new Secretary General Shri Desh Deepak Verma. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1978 बैच के अधिकारी देश दीपक वर्मा को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया। महासचिव का ओहदा भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर है। ये पदभार संभालने के पहले श्री वर्मा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष थे। वो भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और कई दूसरे अहम पदों पर भी रहे हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसी साल श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया। 1982 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं। इससे पहले विधि मंत्रालय में सचिव न्याय के पद पर कार्यरत थीं। इकतीस जनवरी 2017 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ऐतिहासिक आखिरी अभिभाषण से शुरू हुई थी। इसी साल राष्ट्रपति के रूप में संसद ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल शानदार रहा। उनकी विदाई की बेला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जो चिट्ठी लिखी वो सुर्खियों में रही। इस ऐतिहासिक चिट्ठी को पढ़कर पूर्व राष्ट्रपति इतने भावुक हो गए थे कि उन्होंने इसे ट्विटर पर साझा कर दिया। लेकिन संसद में अपने कार्यकाल के विदाई के मौके पर प्रणब मुखर्जी ने सरकार को अध्यादेश लाने से बचने की सलाह दी और विपक्ष को भी सदन में अवरोध से बचने को कहा। हमने आपको बताया था कि 93 साल के बाद ये पहला मौका था जब रेल बजट मुख्य बजट का हिस्सा बना। ये भी आप जानते हैं कि भारत में दुनिया का विशालतम रेलवे नेटवर्क है और कोई 1 करोड़ लोग रोजाना हिंदुस्तान में रेल के पहियों पर सफर करते हैं। अनेक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा संख्या भारतीय मुसाफिरों की है। भारत की रेलें करीब 150 साल की उम्र पार कर चुकी हैं। अब दुनिया की तेज गति से भागने वाली रेलों के साथ हमारी रेलें भी दौड़ा करेंगी। देखिए मुख्य बजट में जुड़ने के बाद क्या आया है फर्क। – 2017 का साल कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। 93 साल यानी 1924 के बाद पहली बार आम बजट में रेल बजट मिला दिया गया। अब तक बजट सत्र में पहले रेल बजट और फिर 28 या 29 फरवरी को आम बजट पेश करने की परंपरा थी, लेकिन इस दफा 1 फरवरी को बजट पेश हुआ। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान रेल बजट को आम बजट से अलग करने की मांग अरसे तक होती रही। 1920 में बनी एक वर्थ कमेटी और दूसरी समितियां भी इससे सहमत थीं। 1924-25 में रेल बजट आम बजट से अलग कर दिया गया। 2017 में मोदी सरकार के सुधार एजेंडे के तहत ये पहल हुई। Will be on energizing our youth to reap the benefits of growth and employment. नीति आयोग के सदस्य विवेक देबराय इसके पक्ष में थे। For passenger safety, a rail Sanraksha Kosh will be created, a safety fund, with a corpus of rupees 1 lakh crores over a period of 5 years. Besides seed capital from the government, the railways will arrange the balance from its own resource avenues and other sources. The government will lay down clear-cut guidelines for timeline for implementation of various safety works to be funded from this course. Unmanned level crossings on broad gauge lines will be eliminated by 2020.
expert international assistance will be harnessed to improve safety preparedness and maintenance practices. आम बजट में रेलवे को शामिल करने से 2017-18 में इसका आकार बढ़कर 1.31 लाख करोड़ रुपए हो गया। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने का बड़ा फैसला लिया और कई नए कदम उठाए। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। हालांकि कुछ क्षेत्रों में रेलवे की हैसियत को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। रेलवे की स्थायी समिति में इस पर चर्चा हुई। संसद की प्राक्कलन समिति ने भी गहन पड़ताल की। समिति के सामने वित्त और रेल मंत्रालय दोनों के अफसरों ने सफाई दी कि इससे रेलवे की स्वायत्तता और वित्तीय प्रबंधन में कमी नहीं आएगी। अधिकारियों की राय थी कि इस कदम से रेलवे का कामकाज और सुधरेगा। जरूरतों के लिहाज से रेलवे का अपने हिस्से का बजट तैयार रखा जाएगा। सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से राजमार्ग, रेलवे और जल मार्गों के समन्वित विकास में मदद मिलेगी। भारतीय रेल अपने कामकाज पर फोकस करते हुए आधुनिकीकरण और सुरक्षा पहलुओं पर अधिक ध्यान दे पाएगी। रेलवे की वित्तीय जरूरतों के प्रति वित्त मंत्रालय उत्तरदायी होगा। रेलवे को भी सामान्य राजकोष में 9,732 करोड़ रुपए लाभांश के भुगतान से छूट मिल गई। ये रकम विकास पर खर्च होगी। रेल बजट पर दोनों सदनों में विस्तार से चर्चा हुई। रेलवे के कामकाज पर संसद का नियंत्रण कायम है। संसदीय समितियों ने जो आशंकाएं जताई थीं, उनमें खास ये थी कि दूसरे मंत्रालयों के बजट की तरह रेलवे के वित्तीय आवंटन में वित्त मंत्रालय 10 से 15% कटौती ना करे और स्वायत्तता भी बनी रहे। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण से हुई थी। This is a historic session heralding the advancement of the budget cycle and merger of the railway budget with the general budget for the first time in independent India. इसके बाद केंद्रीय बजट 2017-18 और रेल मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में विस्तार से चर्चा हुई। आने वाले समय में रेलवे के कामकाज पर इस समन्वित प्रयास का सकारात्मक असर दिखाई देगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत में अंग्रेजों की गुलामी का एक लंबा सिलसिला है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ऐसे कानून बनाए गए जो सिर्फ और सिर्फ गोरी सत्ता के हितों की हिफाजत करते थे। आज़ादी मिलते ही पहली सरकार ने बड़ी तादाद में इन कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। इसके बाद अरसे तक ये सिलसिला रुका रहा। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे के मुताबिक ऐसे कानूनों की समीक्षा का काम एक कमेटी को सौंपा। इस कमेटी की सिफारिश पर संसद ने ऐसे अनेक बासे कानून निरस्त कर दिए। देखिए इन कानूनों की खबर। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों से निपटने के लिए बने अनेक कानून आज भी कायम हैं। लोकतांत्रिक देश में इन कानूनों का कोई औचित्य नहीं, फिर भी कानून की किताब में उनका बने रहना सवाल खड़े करता है। वैसे तो नेहरू सरकार ने 1950 में 1029 कानूनों को समाप्त कर दिया था। बाद में ऐसे कानून की पड़ताल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर समिति का गठन किया गया। इसने 1824 कानून समाप्त करने की सिफारिश की थी। इस क्रम में 3 साल के दौरान सरकार ने 1183 कानून खत्म कर दिए। लोकसभा में 19 दिसंबर को निरसन और संशोधन विधेयक 2017 और निरसन और संशोधन दूसरा विधेयक 2017 के तहत इसी श्रेणी के 245 कानून हटाने की मंजूरी मिल गई। आदरणीय उपसभापति जी, 2 महत्वपूर्ण कानून
हम यहाँ पर एक साथ ले रहे हैं, इसके माध्यम से हम बड़ी संख्या में पुराने कानूनों को रिपील कर रहे हैं। भारतवर्ष में अभी भी बहुत से ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के समय के कानून हैं। कुछ कानूनों की सूची मैं चर्चा करूंगा। 1950 में पुराने कानूनों में 1929 कानून को रिपील किया गया था। समय समय पर यह काम होता है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अंतिम बार हुआ था। उसके बाद से ये काम नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में इस सरकार के आने के बाद ये प्रयास शुरू हुआ कि हम पुराने कानूनों को समाप्त करेंगे। 2017 में जो कानून समाप्त किए गए उनमें सरकारी मुद्रा अधिनियम 1862, पश्चिमोत्तर प्रांत ग्राम और सड़क पुलिस अधिनियम 1873, राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911, बंगाल आतंकवादी हिंसा दमन अनुपूरक अधिनियम 1932, फोर्ट विलियम अधिनियम 1881, हावड़ा अपराध अधिनियम 1857, युद्ध क्षति प्रतिकर बीमा अधिनियम 1943 जैसे अंग्रेजी राज के दौरान बने अनेक कानून शामिल हैं। आजादी के बाद बने कपास उपकर संशोधन अधिनियम 1956, दिल्ली किराएदार अस्थायी उपबंध अधिनियम 1956, विधान परिषद अधिनियम 1957, आपदा संकट माल बीमा अधिनियम 1962, खतरनाक मशीन विनियमन अधिनियम 1983, सीमा शुल्क संशोधन अधिनियम 1985 भी अपना असर खो बैठे हैं। दोनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान सांसदों ने इसका समर्थन किया, पर अदालतों का कामकाज बेहतर बनाने के सवाल भी उठाए। कुछ सांसदों की राय थी कि बेकार कानूनों को समाप्त करने के लिए अलग तंत्र बने। विधि मंत्री ने इसे नहीं स्वीकारा और कहा कि कानून बनाना ही नहीं, कौन सा कानून चलेगा या नहीं चलेगा ये तय करना संसद के जिम्मे ही रहना चाहिए। The Act seeks to get rid of archaic laws which are coming, which have stayed on the table of the House and in the law books, only to cause confusion to many legislators and other researchers. Law Commission in 2014 recommended the repealing and amendment of certain acts which were of the nature. Law Commission prepared actually 4 reports in 2014. 248, 249, 250 and 251st report, which sought to get rid of old statutes which were archaic in nature. Ramanujan committee, which was set up by the present government, identified many central acts which had to be repealed, and that those acts had turned irrelevant, and the number was close to 2,781 central acts which have existed on 15th of October 2014. Out of these, 1,741 central acts repeal was recommended, and 340 of these central acts were on state subjects where respective state legislatures had to pass the respective law. A number of acts have been declared as false within the category of doctrine of destitute. Destitute. When a doctrine of destitute means when if a government doesn't take any action under the act itself for decades together, then it is said that this act is nothing but a false under the doctrine of destitute. Therefore, all these acts which we have been referred to, like a government bank account, no doubt about it, it has no substance, no relevancy today to exist. I totally agree with that. But good thing is this, to take away from the statute books, nobody will remain under any confusion at all. Yes, it's correct that since 2014, a good number of statutes have been repealed by your government,
and you are also the law minister. But today's problem is somewhere else, sir. Just simply repealing the acts itself will not help the speedy justice or anything. भारत सरकार की ओर से पहले 1053 पुराने कानूनों को हटाने के लिए 2 बिल पास किए गए थे। इसमें पहला था विनियोग अधिनियम लेखानुदान बिल 2015। इसके तहत 758 पुराने विनियोजन अधिनियमों को हटाया गया। दूसरे निरसन और संशोधन विधेयक 2015 के तहत 295 अधिनियम हटाए गए। बेअसर कानूनों को केंद्र स्तर पर समाप्त करने के अलावा राज्य सूची के कानूनों के लिए भी पहल की गई है। केंद्र सरकार के अनुरोध पर मिजोरम, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान, असम और गोवा सरकार ने कई कानून समाप्त करने की पहल की है। Today I rise on behalf of the Biju Janata Dal to support the government in the passage of these 2 bills which has been brought by the Honorable Minister. Every government that does good work, according to my Chief Minister, ought to be praised for the good work. And we find that 1301 obsolete laws could be abolished in 65 years before this government came in. And this government, in a passage of 3 years, has already attempted to, or rather done away with 1824 obsolete laws. That's a heartening feature. We hope that this government will accelerate the process even faster. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने से पहले ही पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाने या उनमें संशोधन का वादा किया था। सरकार ने इस दिशा में ठोस पहल की है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद में गतिरोध या अवरोध की स्थिति किसी लोकतांत्रिक देश की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आदर्श तो यही है कि इस तरह की नौबत ना आए। आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर संसद ने सामूहिक संकल्प लिया था कि सदनों में गंभीर काम के अवसर बढ़ाए जाएंगे और अवरोध से बचा जाएगा। लेकिन पक्ष और प्रतिपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद भी आदर्श स्थिति नहीं बन पाई। सभापति की जिम्मेदारी संभालने के बाद श्री एम वेंकैया नायडू की प्राथमिकता की सूची में ये सर्वोच्च स्थान पर था। उन्होंने इस साल के आखिरी दिनों में शीतकालीन सत्र के दरमियान अवरोध को बेहद कुशलतापूर्वक समाप्त किया और आने वाले दिनों के लिए उम्मीदें जगाईं। इसके अलावा सभापति के रूप में उन्होंने 10 सूत्री फॉर्मूला भी पेश किया। इस फॉर्मूले के लागू होने पर संसद की उत्पादकता काफी हद तक बढ़ जाएगी। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। 11 अगस्त 2017 को राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू का सदन ने स्वागत किया। आदरणीय सभापति जी, सदन की तरफ से, देशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सदन के नेता अरुण जेटली, We need the full participation and the cooperation of all. और हमारे साथियों की प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, आपको बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं। और उपसभापति प्रोफेसर पीजे कुरियन ने उनका अभिनंदन किया। From both sides, all of them complimented him, all of them welcomed him. और उनके व्यापक संसदीय अनुभवों की सराहना की। Honorable members, सभापति के रूप में उनका पहला भाषण सदन की गरिमा बनाए रखने और बेहतर कामकाज पर केंद्रित था। उनकी खास चिंता ये रही कि सदन की कार्रवाई 100 दिन से भी कम चलती है और उसमें भी अवरोधों के चलते काफी समय नष्ट हो जाता है। संसद में अलग अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन उसका असर देश हित में उठने वाले मुद्दों पर नहीं पड़ना चाहिए। इससे प्रगति की रफ्तार धीमी होती है। सभापति की राय में
आंकड़ों का खेल सरकार बनाने तक ही सीमित रहना चाहिए। जनता के सरोकार और समस्याएं प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर हैं। By the honor given to me. When I first entered this August House as a member in 1998, I never had even the faintest of the idea that one day I would have the honor of presiding over this House as chairperson. This is the beauty and majesty of our parliamentary democracy and its strength as well. It can lift a commoner like me to such an exalted position and offer opportunities to discharge onerous responsibilities that go with this position. सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू ने हमेशा जन भावनाओं का ख्याल रखा है। उनकी राय है कि राजनेताओं को आत्ममंथन की जरूरत है। इस बात पर अक्सर उनका जोर रहा है कि संसद विधानसभाओं के समक्ष एक उदाहरण बने। विपक्ष को अपनी बात कहने और रखने का और सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को एक दूसरे का सम्मान करना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में सद्भावना और आपसी विश्वास का वातावरण बनना चाहिए। सभापति भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के साल लिए गए संकल्प को याद दिलाना नहीं भूलते, जिसमें सदन के सुचारू संचालन की बात कही गई थी। सदन में डिस्कस, डिबेट और डिसाइड पर उन्होंने हमेशा जोर दिया। My priority will be ensuring smooth functioning of the upper house. I want the house to function smoothly. I shall work with party leaders and try to build a congenial environment in which public issues and national concerns can be discussed and where every member is given a reasonable opportunity, including backbenchers, to present her or his perspective. अपने लंबे संसदीय अनुभव के आधार पर सभापति ने हाल ही में विधानमंडलों का कामकाज बेहतर बनाने के लिए 10 सूत्री सुझाव दिए हैं। ये कुछ इस प्रकार हैं। सदन के काम के दिनों की संख्या सुनिश्चित हो, संसद और विधानसभाओं के काम का मूल्यांकन हो, काम के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाए, विपक्ष की उपस्थिति के लिए कोरम का प्रावधान हो, अवरोध करने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, गर्भगृह में आने और शोर शराबे पर स्वतः निलंबन हो जाए, स्थायी समितियों के कार्यकाल में बढ़ोतरी, नागरिकों के साथ विधायिका का संवाद बढ़े, विधायिका में सबकी सहभागिता बढ़े और संसद संचालन के नियमों का सभी पालन करें। सभापति की राय में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के मन में सम्मान बनाए रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं। विधायी संस्थाओं के प्रतिनिधि पूरी तैयारी से सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें। इससे बहस का स्तर बेहतर बनेगा। सभापति का मानना है कि लोगों के मन में विधायी संस्थाओं के प्रति नकारात्मक धारणा बन रही है। इसकी खास वजह सदन की कार्रवाई में बार-बार व्यवधान है और ये बाधा लोकतंत्र में ठीक नहीं है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद में जब भी कार्रवाई का सीधा प्रसारण होता है तो हम जानते हैं कि अनेक दर्शकों को उसमें रस नहीं आता। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इन चर्चाओं में हमारे आपके जीवन के कितने निकट की चिंताएं होती हैं और हमारे चुने हुए सांसद इन चर्चाओं के लिए कितनी तैयारी करके आते हैं, कितना पढ़ कर आते हैं। वे केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की परवाह ही नहीं करते, बल्कि हिंदुस्तान की हर कौम, हर मजहब और हर समाज की चिंता करते हैं। सभापति ने हमेशा सांसदों के इन सरोकारों का आदर किया है। इसीलिए उन्होंने अपने सपनों की संसद के बारे में एक खाका खींचा है। एक झलक। जैसे ही राज्यसभा में नए अध्यक्ष का आगमन हुआ, एम वेंकैया नायडू ने अपनी पहली ही स्पीच में एक झलक प्रस्तुत की कि वे अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा को किस भावी रूप में देखना चाहते हैं। Now I am an all-party man, above party politics. I will be
a person above politics, and then I will try to see that this house is functional. Every one of you get an opportunity, and small or big is not the issue, but only thing is if everybody follows the rules and regulations or the procedures, then everybody will definitely get an opportunity. वो तारीखी दिन था 11 अगस्त। अभी कुछ ही वक्त बीता था जब वेंकैया नायडू ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। मैं एम वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उसी के नाते राज्यसभा के संचालन का भी कार्यभार उन्हें मिला। सदन में आने से पहले वेंकैया नायडू मिले प्रणब मुखर्जी से और सदन में उपस्थित सदस्यों को एक संक्षिप्त विवरण दिया कि कैसे प्रणब मुखर्जी भी चाहते हैं राज्यसभा ठीक से चले। We must act together, we must come together, we must discuss. And yesterday I can share with you, I had an occasion to go and meet the outgoing president, Sri Honorable Sri Pranab Mukherjee. He is one of the most senior politicians and statesmen of the country. And he told me what he has said earlier. I repeat what he said. He said Parliament should discuss, debate, decide, not the last D. It is very easy to say, but at the same time, it's not impossible to implement also. Keeping that in mind, I hope that everybody understands. वेंकैया नायडू ने सांसदों को याद दिलाया कि जब सन 1997 में देश की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई तो एक संकल्प लिया गया था। संसद की उस विशेष बैठक में जो 15 अगस्त सन 1997 की मध्य रात्रि को हुई थी। I would like to remind the honorable members of the resolution adopted by this August House at the special session of the occasion of the Golden Jubilee of our independence in 1997. और उसी विश्वास से राज्यसभा के अध्यक्ष के नाते वेंकैया नायडू ने कहा कि आने वाले वर्ष सन 2018 के दौरान सदन बिना व्यवधान के चले। Some of the members have suggested that the tradition of not passing the bill in din should be continued. I hope that there won't be any scope for such a situation. No din and then no passage of bill in a din. Both can go together. If we have a quiet atmosphere and if we have a meaningful discussion, then we can pass the legislations after thorough discussion. That's how I think about it. विनीत दीक्षित, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो ये थी संसद और उसके साल भर के कामकाज की एक तस्वीर। उम्मीद कर सकते हैं कि नए साल में हमारे नुमाइंदे और संसद की चर्चाएं हिंदुस्तान को दुनिया के एक ताकतवर मुल्क के रूप में बनाने में मददगार साबित होंगी। इस आशा के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। राज्यसभा टेलीविज़न की ओर से आप सभी को नए साल के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।